हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 16 अगस्त के करेंट अफेयर्स। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको मैं अपडेट कर दूं कि 14 और 15 अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, जो कल 4 बजे YT पे 4 PM पर YT पे अपलोड किया गया था। अगर आप लोगों ने 14 और 15 अगस्त का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 14 और 15 अगस्त का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आज हम 16 अगस्त के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तीनों दिन के करंट अफेयर्स को साथ में डिस्कस करते तो सेशन बहुत लेंथी हो जाता, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने अभी तक परचम classes.in को विजिट नहीं किया है तो आप इसे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक मैगजीन मिलेगी जो हमने रिसेंटली लॉन्च की है, जिसमें आपको 10,000 प्लस MCQ मिलेंगे, जो कि पिछले 5 साल के SSC के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। CGL, MTS, JEE, CPO, इन सबको कवर करते हुए हमने उस बुकलेट को तैयार किया है। तो टॉपिक वाइज और ईयर वाइज है, आप उसे देख सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं 16 अगस्त के करेंट अफेयर। सबसे फर्स्ट नंबर पे है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब देखिएगा, जो कोई भी कंट्री होती है, जैसे कि अगर जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ मैं, तो पार्लियामेंट है, जो संसद होती है। अगर संसद डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर मतलब पूरा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। तो उस समय ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कंट्री में आपको पता है ना, जैसे 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो उसके 6 महीने पहले, 6 मंथ पहले ही हमारी कंट्री में इलेक्शन करा लिए जाते हैं, होता है ना। जैसे 2024 में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 6 महीने का हमें समय हो, हम वोटिंग कंडक्ट करा लें, इलेक्शन कंडक्ट करा लें, रिजल्ट दे दें, जिससे हमें पता चल सके कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। लेकिन अगर 5 साल हो जाए, हमारी कंट्री में इलेक्शन ना हो, ठीक है, 5 साल हो गए, तो उसके बाद क्या करें? उनका जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टेन्योर खत्म हो गया, कैबिनेट डिसॉल्व हो गई, संसद डिसॉल्व हो गई, अब क्या करना है? तो ऐसे केसेस में क्या आता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो अब ये नए हैं जिनको प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है पाकिस्तान में। इनका नाम है अनवर उल हक ककार। अनवर उल हक ककार इनका नाम है। ये बेसिकली बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के सीनेट के मेंबर हैं 2008 से, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इनका जो रिलेशन है, बताया जाता है कि मिलिट्री से भी काफ़ी क्लोज है। ये नए केयर टेकर या इंतरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के। ये इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिसॉल्व हो गई है पाकिस्तान की पार्लियामेंट, और उसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, मतलब जो थे या हैं, आप जो भी कंसिडर करना चाहें, शहबाज शरीफ, और जो अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, इन दोनों ने मिलकर सीनेट के जो ककार जी हैं, इनको नया इंतरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है, अनवर उल हक, ठीक है। नेक्स्ट है, पैनल टू डेवलप सिलेबस फॉर क्लास 3 to 12। आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें कहा गया कि जो NCERT की टेक्स्ट बुक है, जो सिलेबस है, जो एक्टिविटी है, करिकुलम एक्टिविटीज, उन सबको अपग्रेड करने और काफ़ी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे NCERT ने एक कमेटी बनाई है, एक पैनल बनाया है, जो कि 3 से लेके 12वीं कक्षा, 3 से लेके 12th क्लास तक की जो NCERT की बुक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो सिलेबस है, उन सबको रिव्यू करेगा और चेंजेस करने का काम करेगा। क्लियर है? अब कितने मेंबर है इस कमेटी में वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब NCERT ने फॉर्म की है 19 मेंबर कमेटी। 19 सदस्य हैं, 19 मेंबर की कमेटी है, जो कि जो अभी करिकुलम चल रहा है, जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं NCERT की बुक में और टेक्स्ट बुक में, उनको शेप देने का काम ये करेगी 3 से लेकर 12 तक की क्लास के लिए।
ये जो 19 मेंबर की कमेटी है इसका नाम रखा गया है नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी। तो जो 19 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का नाम है NSTC, मतलब नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी। इस कमेटी को लीड कर रहे हैं MC पंत। इस कमेटी को लीड कौन कर रहा है? MC पंत कर रहे हैं, जो कि चांसलर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के। इसके अलावा ये जो कमेटी बनाई गई है ये सिलेबस देखेगी, स्कूल की एक्टिविटी, जो आपका टीचिंग और लर्निंग मटेरियल है, वो सारी चीज़ों को ये एनालिसिस करने वाली है। खास बात यह है कि जो 19 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जिसको लीड कर रहे हैं MC पंत, इस कमेटी में और भी कुछ जानी मानी हस्तियां शामिल हैं, जैसे कि सुधा मूर्ति, इन्फोसिस की फाउंडिंग मेंबर है सुधा मूर्ति, एक ऑथर भी हैं। शंकर महादेवन जो कि एक सिंगर है, आपने उनका नाम भी सुना होगा। एक इकोनॉमिस्ट है संजीव सन्याल। ठीक है, तो इन सभी लोगों को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम विंध्यगिरी फ्रिगेट के बारे में। ये जो दिखाई दे रहा है ये विंध्यगिरी है और इसको 17 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, मतलब कल के दिन इसको लॉन्च किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इस पूरे न्यूज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अबाउट द प्रोजेक्ट 17A, अबाउट द प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, तो 17A जो है वो एक फ्रिगेट प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत बेसिकली इसके अंतर्गत 6 शिप तैयार करनी थी, जिनमें से 4 शिप्स को तैयार किया है MDL ने। MDL मतलब मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड, इनके द्वारा तैयार किया है। और कुछ शिप्स को तैयार कर रहा है GRSE, मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। उनमें से ही एक है विंध्यगिरी। उनमें से ही एक कौन है? विंध्यगिरी, जिसको लॉन्च किया जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता में 17 अगस्त को। और ये लॉन्चिंग कौन करने वाली है? हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। विंध्यगिरी जो फ्रिगेट है वो नाम कहाँ से आया है? जो हमारी कर्नाटका में माउंटेन रेंज है उन माउंटेन रेंज से नाम रखा गया है विंध्यगिरी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। द प्रोजेक्ट फर्स्ट 5 शिप वर लॉन्च बाय द MDL एंड GRSE। तो पहली जो 5 शिप्स थी वो MDL और GRSE के द्वारा तैयार की गई और बनाई गई और उनको लॉन्च किया गया बिटवीन 2019 टू 2020। और ये जो 6वीं शिप है इसको लॉन्च किया जा रहा है कल, जिसका नाम है विंध्यगिरी। और ये नाम कहाँ से आया है? तो कर्नाटका की माउंटेन रेंज से ये नाम आया है। ठीक है, ये जो शिप डिज़ाइन हो रही है इसमें 75% जो भी इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं, सिस्टम यूज़ हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वो सब कुछ इंडियन है। और इसमें काफ़ी सारी MSME फर्म का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, ये कभी भी मरते नहीं है, ये कभी रिटायर नहीं होते। कोई भी रिटायरमेंट होता है, डिकमीशन होता है, उसी नाम की दूसरी शिप को बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया जाता है। मतलब पहले भी INS विंध्यगिरी रही होगी, बिल्कुल सही बात है। INS विंध्य जो थी वो 6th एंड द लास्ट ऑफ द नीलगिरी क्लास फ्रिगेट थी, जिसने 31 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज दी। इसको 1981 में कमीशन किया गया था और 2012 में से डिकमीशन किया गया था। इसलिए INS विंध्यगिरी नाम की दूसरी हमने फ्रिगेट को शिप को लॉन्च कर दिया है। इसका मकसद क्या होगा? मैरीटाइम सर्विलांस करना, कोस्टल पे पेट्रोलिंग करने का काम करना और जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंडक्ट कराने का काम बेसिकली ये करने वाली है। डन। चलिए अब आते हैं हम अपने प्यारे भारत में। हमारे प्यारे भारत में कई सारे स्टेट हैं और उनमें से ही एक स्टेट है उड़ीसा, जिसकी कैपिटल आपको भुवनेश्वर मिल जाएगी। ठीक है, अब ये उड़ीसा में यहाँ पे तो आपको पता है ये वाला जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल का एरिया है और यहाँ से लगते हुए आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देंगे, कुछ जिले दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको एक चिल्का लेगून भी दिखाई देती होगी। ठीक है, ओके, चलो अब आते हैं इन्हीं सारी बातों पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर गंजम डिस्ट्रिक्ट है और गंजम डिस्ट्रिक्ट में आपको तमपारा लेक देखने को मिलेगी। ये तमपारा लेक गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है और ये वेटलैंड साइट भी है, रामसर भूमि भी है, आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड साइट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हीराकुंड रिजर्वायर उड़ीसा में है और आपका
अनसुपा लेक, ये भी कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है। ये सभी वेटलैंड्स हैं। ये सभी कौन है? आर्द्र भूमियां है, वेटलैंड है। अभी हम केवल और केवल बात करने वाले हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में जो तंपारा लेक है उसके बारे में, क्योंकि एनजीटी ने उड़ीसा गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। क्या है वो डायरेक्शंस? तो देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको मैंने बोला है एनजीटी, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन ने डायरेक्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट को कि जो आप इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है उनको रोको, इंक्रोचमेंट को रोको। कहां पर? तंपारा लेक पर, क्योंकि तंपारा लेक जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, और ये जो लेक है बेसिकली एक वेटलैंड है। इसमें कई वैरायटी ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। 60 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 46 स्पीसीज जो है यहाँ पे फिशेस की पाई जाती हैं, 48 स्पीसीज जो है वो फायो प्लैंक्टन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और मैक्रोफाइट्स भी हैं। मैक्रोफाइट्स क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि इतने इनफ लार्ज साइज में होते हैं कि हम उनको नेक्ड आइट से देख सकते हैं, उनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं। इतने बड़े छोटे छोटे प्लांट्स या बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जिनको हम मैक्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी वेटलैंड एटलस में शामिल किया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2010। इसको ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो एनजीटी का फॉर्मेशन जो है वो 2010 में हुआ था। प्रिंसिपल बॉडी या हेड ऑफिस आप बोल दो, जो मेन सिटिंग है इनकी वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इनके अलग अलग प्लेसेस पे सिटिंग मिल जाएंगी, मतलब रीजनल ऑफिसेज मिल जाएंगे। ये जो ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल को हिंदी में हम प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल को हिंदी में हम प्राधिकरण कहते हैं, तो हिंदी में पूरा नाम हो जाएगा हरित प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें एक चेयरमैन होता है जो कि जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर होता है। इनका जो टेन्योर है वो 5 इयर्स होता है और रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 5 साल कंप्लीट हुए वापस से रीअपॉइंट कर दो, तो रीअपॉइंटमेंट का यहाँ पे कुछ भी प्रोविजन नहीं है। चेयरमैन जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ एनजीटी के चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखो अभी कुछ समय में अगर देखा हो, जैसे कि रोहिणी कोर्ट का अगर एक मामला हुआ था, 2021 का मामला था, आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि कोर्ट में कुछ गैंगस्टर घुस गए या कोर्ट में कुछ ऐसे लोग घुस गए कि गोलियां चला दी, लोगों को मार दिया। ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रपोजेस परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट फॉर ऑल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों के लिए परमानेंट मतलब स्थायी सुरक्षा इकाइयों का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड सेवरल डायरेक्शंस टू गार्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द कंट्री। ये इसलिए बोला जा रहा है कि रिसेंट में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं फायरिंग के इनसाइड द कोर्ट प्रमाइसेस, इसलिए एक्शन लेने की बात की जा रही है। अब इसके लिए प्लान बनाने के लिए, परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट को रखने के लिए एक पूरा एक प्लान होना चाहिए ना, कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे काम होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी। इसलिए इस सिक्योरिटी प्लान को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है हाई कोर्ट्स को सिक्योरिटी प्लान बनाने के लिए with the consultation of Principal Home Secretary, Director General of Police and the Police Commissioner to protect the court। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट्स को बोला है कि आप अपने जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी है, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर हैं, उन सब से कंसल्ट करो और एक सिक्योरिटी प्लान बनाओ, किस तरीके से कोर्ट प्रोमाइसेस में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि फर्दर ये इंसिडेंट्स ना हो कि कोई घुस गया है, फैसला चल रहा है और जाके गोली मार दी, ऐसा ना हो। इसलिए एक प्लान बनाने की जरूरत है। और यहां पर ये बात भी बोला है, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ परमानेंट कोर्ट सिक्योरिटी यूनिट इन ईच कॉम्प्लेक्स। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हर एक कॉम्प्लेक्स में परमानेंट कोर्ट सिक्योरिटी यूनिट को बनाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा ऑब्वियस सी बात है होते ही हैं कोर्ट प्रोमाइसेस में, लेकिन ऐसी कुछ जगह हैं जहां पे अगर सीसीटीवी कैमरास ना हो तो वहां पर भी इनको इंस्टॉल करने की बात की गई है। ठीक है, और डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बहुत जल्दी पैनल बनाया जाएगा, पैनल उस हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेट करके अपने डिसीजंस को देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेव द पास्ट फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है,
हम आज भी अगर कुछ हमको जानना है तो हम अपने इतिहास को पहले पढ़ते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि कुछ भी करने से पहले हिस्ट्री पढ़ लो। या आप जैसे कभी कोई गलती करते हैं, आपने पास्ट में कोई गलती की तो आप अपनी गलतियों से सीखते हो और फ्यूचर में वो गलती नहीं करते। तो हम अपने पास्ट से हमेशा कुछ सीखते हैं जिससे हम फ्यूचर में वो मिस्टेक ना करें। वैसे इंडिया का जो पास्ट रहा है, इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, वो बहुत ही वास्ट रही है। कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कई सारे शिलालेख हैं हमारे पास। तो इन सब को प्रिवेंट करने की, इन सब को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाना है। ये बात अभी हमें मॉनसून सेशन में बता दी गई है। बिल अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, विंटर सेशन में, मतलब जो ठंड का शीतकालीन सत्र होता है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैं बात कर रही हूँ नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल 2023 के बारे में। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल 2023। कब? विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। इसके अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो है, इसने बताया है कि लगभग एस्टिमेटेड 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट है 18 एंशियंट स्क्रिप्ट्स में, जैसे कि ब्राह्मी लिपि है, लेपचा, मैथिली, गद्दी, कुशान, ऐसे कई सारे स्क्रिप्ट्स में हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। तो प्राइमरली एजेंडा क्या होगा, जो अपकमिंग आपका सेशन जो है, विंटर सेशन में जो बिल आएगा, उनका मकसद केवल इतना ही है कि जो एक्यूरेट अप टू डेट डेटा को मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डायलेक्ट्स, जो भी स्क्रिप्ट्स इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, उन सबको कलेक्ट करके एक जगह पे पूरा डेटाबेस तैयार करना। तो इसलिए यहाँ पे एक बिल इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। इस बिल में प्रपोज किया जाएगा कि 10 मेंबर का एक कमेटी बनाया जाए, 10 मेंबर का नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी को तैयार किया जाए, जिसको चेयर करेंगे खुद कल्चर मिनिस्टर। और इसमें इंक्लूड होंगे रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कल्चर, फिनेंस, एजुकेशन एंड प्राइवेट एजेंसी के भी रिप्रेजेंटेशन इस 10 मेंबर ग्रुप में शामिल होगा। इनका काम क्या होगा, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारे डायलेक्ट्स हैं, उनको डिजिटाइज किया जाए, उनका कंजर्वेशन किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, एडिटिंग करने की जरूरत है तो एडिटिंग की जाए और पब्लिश किया जाए इनको, और सारा डेटा अप टू डेट रखा जाए। इसके अलावा होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत एंशियंट, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको एंशियंट चीज़ें, पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, कलेक्टर होते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, उसके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है जिससे उसको किसी मार्केट से परचेस किया होगा और वो अपने पास रखा है, लेकिन उस मैन्युस्क्रिप्ट जो उस व्यक्ति के पास है उसका भी कुछ अपना हिस्टोरिक एडवांटेज है, या उसके मैन्युस्क्रिप्ट ना मिलने के कारण कोई कहानी अधूरी रह जा रही हो, तो ये 10 मेंबर का जो पैनल है उस पर्सनल, मतलब उस व्यक्ति से भी बात करेगा कि यार तुम्हारे पास जो पर्सनल मैन्युस्क्रिप्ट है तुम हमको वो दे दो, जिससे हम अपनी स्टोरी को और अपने पूरे हिस्ट्री को अप टू डेट कर सकें। तो ये सारा काम भी यहाँ पे किया जाएगा। अब खास बात पता है क्या, ये जो बॉडी तैयार की जाएगी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी, इसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स भी होंगे, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रोटेक्शन कर सकती है, डैमेज से बचाने का काम, चोरों से बचाने का काम करेगी ये, ठीक है। और प्राइवेट ओनर्स के पास अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट है तो उनसे भी ये वापस लेने का काम करेगी, प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से। ऐसा नहीं कि जाके धमकी देने लगे कि भाई दो, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, तो हैंड रिटन कंपोजिशन होता है मटेरियल का। कोई भी डेटा है, कोई लेटर लिखा है, कोई राजा की कहानी लिखी है, लेकिन वो कहानी पेन पेपर पे नहीं लिखी है हमने, पाम की लीफ पे लिखी है, क्लोथ्स पे लिखी है, छाल, जो पेड़ों की छाल, बार्क होती है, उन पे लिखी है, किसी रीजनल लैंग्वेज में या किसी डिफरेंट स्क्रिप्ट में एटलीस्ट 75 ईयर्स पहले, ठीक है। तो हैंड रिटन जो कंपोजिशन होता है उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट आर फाउंड इन 100 ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। कई सारे लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स में आपको ये मिलती हैं। इनको अगर हिंदी में बात करें तो हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। जैसे कि संस्कृत, संस्कृत इज रिटन इन उड़िया स्क्रिप्ट, ग्रंथा स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड मैनी अदर मोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका NMA है, ये एक कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाली एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसको 2003 में सेटअप किया था, जिसका काम आपको मैंने समझा दिया। इन सारी चीज़ों का संग्रह करना, कलेक्शन करना, प्रिजर्व करना, अप टू डेट रखना, ये इनका मकसद है। और इसी के अंदर वो 10 मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है। और जब इतनी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक एंशियंट मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट है।
कैसा डॉक्यूमेंट है? अगर आपसे पूछ लिया जाए भक्षाली मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, तो आप बोलेंगे कि एंशियंट मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट है जिसको 1881 में डिस्कवर किया गया था पाकिस्तान से, पेशावर पाकिस्तान से बक्साली विलेज से इसको डिस्कवर किया गया था और इसे शारदा स्क्रिप्ट में लिखा है। और ऐसा बताया जाता है कि इसमें ब्रह्मगुप्त का वर्क है जो लगभग 7th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे और उनका यहाँ पे वर्क इस स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है बनी हुई है 70 फ्रेजाइल लीफ से, मेड ऑफ द बिर्च बार्क, और इसमें मैथमेटिकल नोटेशंस भी हैं और जीरो का यूज भी यहाँ पर मेंशन होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है कि बख्शाली जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एक मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें जीरो के बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन हार्ट। तो रिसेंटली चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पाया कि ह्यूमन हार्ट में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक मिला है। तो आप सोच रहे होंगे यार ये माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन हार्ट में कैसे पहुंच गया? ठीक है, तो ये माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं? तो माइक्रोप्लास्टिक बहुत ही छोटे छोटे प्लास्टिक से ही बनता है एनवायरनमेंट पे। हम कई बार प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हैं, आप लोग ने लोगों को कहते सुना होगा यार प्लास्टिक के बर्तनों में मत खाओ, प्लास्टिक के बर्तनों में अब गर्म खाना मत रखो, या प्लास्टिक की बॉटल में पानी मत पियो। इस तरीके से आप लोगों ने लोगों को बातें करते सुना होगा, क्योंकि ये जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं प्लास्टिक की वो धीरे धीरे डिग्रेड होती हैं, चाहे उसमें लेज़र पड़ रहा हो, वो हॉट हो रहा हो, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइनी पार्टिकल्स उसमें ब्रेक हो जाते हैं और यही टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कई बार तो जो कॉस्मेटिक कंपनीज होती है ना वो डायरेक्टली माइक्रोप्लास्टिक को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस भी करती हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी के अंदर भी इंसर्ट हो जाते हैं। इसलिए चाइना के साइंटिस्ट ने पहली बार सर्च किया है माइक्रोप्लास्टिक इन ए ह्यूमन हार्ट। दे आर रिजल्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेशन ऑफ द लार्ज प्लास्टिक आइटम, जैसा कि मैंने बताया, एज वेल एज अ डायरेक्ट रिलीज ऑफ टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑफन इंटेंशनली एडेड टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक कॉस्मेटिक एंड द क्लीनिंग एजेंट। ओके, हालांकि माइक्रोप्लास्टिक की कहीं भी ऐसी कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलती, पर फिर भी यहाँ पर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने माइक्रोप्लास्टिक की एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्लास्टिक का टाइनी पार्टिकल जिसका आप कह सकते हैं लेंथ 5 mm से कम हो, उसको माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में रखा जाता है। अब माइक्रोप्लास्टिक को सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होती हैं? ये छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डिजाइन फॉर कमर्शियल यूज, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है माइक्रोप्लास्टिक को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है माइक्रोप्लास्टिक को, और डायरेक्टली ही ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जब प्रोडक्ट को यूज किया जाता है तब एनवायरनमेंट में डायरेक्टली आ जाते हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं? तो ये किसी लार्ज प्लास्टिक के धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने से, डिग्रेड होने से ये एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, इनको हम सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। तो प्राइमरी क्या हुआ? जिनको डायरेक्टली कॉस्मेटिक वगैरह में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो डायरेक्टली जो एनवायरनमेंट में आ रहे हैं वो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या है? मैंने बड़ी सी प्लास्टिक की बोतल ली और वो धीरे धीरे डिग्रेड हुई। डिग्रेड होने का रीजन वेव एक्शन हो सकता है, विंड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सनलाइट, कुछ भी रीजन हो सकता है। वो बड़ी सी प्लास्टिक की बोतल धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, मतलब माइक्रोप्लास्टिक उससे रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो तब वो आपका सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बहुत पुरानी एक प्रथा के बारे में, एक एंशियंट कल्चर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि नेपाल में यूज़ होता था। हालांकि 2005 में ही इसे अनलॉफुल, मतलब इलीगल, गलत है, लॉफुल नहीं है, कानूनी जुर्म है, ऐसा घोषित कर दिया गया था। लेकिन आपको पता है हमारा जो कंट्री हो या हमारा कंट्री या कई सारी ऐसी कंट्री होती हैं जिनमें कई सारे एंशियंट कल्चर फॉलो होते हैं, अगर इनको अनलॉफुल भी कह दिया जाए तो भी वो स्टिल फॉलो होते रहते हैं। वैसे ही एक कल्चर है नेपाल में। इस कल्चर में होता क्या है वो मैं आपको, पहले रुक जाओ, पहले कल्चर के बारे में बताती हूँ। ये क्या है? ये है छौपाड़ी कल्चर। इसमें क्या होता है? बेसिकली एक रिचुअल है, ये नेपाल में होता है। रिसेंटली एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल नेपाल में इसी एक कल्चर, इस एक रिचुअल को फॉलो करते हुए उसकी डेथ हो गई। इसमें क्या होता है? एक छोटा सा हर्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से छोटे छोटे हर्ट्स होते हैं, दिख रहा है? अब जनरली
12 से अपन 12 ईयर्स के बाद से अगर देखें तो जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको अनहाइजीनिक और अनहाइजीनिक के अलावा बोला जाता है कि साफ़ सुथरी नहीं है, अनक्लीन है, अच्छी नहीं है, तो इसलिए उन्हें इस हर्ट में रखा जाता है, इस छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर किया जाता है। तो कई बार जब इन छोटी सी झोपड़ी में ये रहती हैं तो कई बार जो एनिमल्स का शिकार हो जाती हैं और स्नेक्स का बाइट के कारण, स्मोकिंग धुएं के कारण इनकी डेथ भी हो जाती है। इस तरीके का रिचुअल जो है वो नेपाल में फॉलो होता है। तो 16-year-old गर्ल फ्रॉम नेपाल रिसेंटली डाइड। क्यों डाइड? बिकॉज इसको इसी पीरियड हर्ट में रखा गया था, और जो कि इस एंशियंट प्रैक्टिस को फॉलो करते थे, जिसका नाम है छौपड़ी। ठीक है, क्योंकि बोला जाता था कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो वीमेन एंड गर्ल्स होती हैं वो अनक्लीन होती हैं, अनटचेबल होती हैं, इसलिए उनको उस हर्ट में रहना चाहिए। तो कई बार जैसे कि मैंने कहा स्नेक बाइट के कारण उसकी डेथ हो गई। ठीक है, कई सारे कैंपेन्स भी रन होते हैं, कई सारे तरीके का प्रोटेस्ट भी होता है इस रिचुअल्स को ख़त्म करने के लिए, बट स्टिल अभी भी ये फॉलो हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा 2005 में इसे अनलॉफुल भी डिक्लेयर किया गया था। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो आपको पूछा जाएगा कि छौपाड़ी किस कंट्री का एक रिचुअल है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल का है। ठीक है, लास्ट बात करते हैं IAF, इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। तो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, 4 ड्रोन को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। इंडक्ट किया है मतलब शामिल किया गया है। क्या खास बात है इस ड्रोन की? तो देखेंगे इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है नदन सेक्टर में। ये बेसिकली चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर के पास इनको डिप्लॉय किया है। ठीक है, एक सर्विलांस करने का काम करेंगे, प्रॉपर सैटेलाइट से कम्युनिकेट करके इंडियन एयरफोर्स को ये मदद करेंगे, कम्युनिकेशन पर्पस में भी काम करेंगे। और ये जो ड्रोन है वो कैपेबल होते हैं वॉर वेपन्स को कैरी करने में। ये ड्रोन जो है वो 36 आवर्स तक एक ही स्ट्रेच में ट्रेवल भी कर सकते हैं। इनसे लेज़र लाइट भी निकल सकती है जो कि एनिमी के टारगेट्स को हिट कर सकती है, उनके क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो ये कुछ खास बातें हैं इस मिसाइल, और ये मिसाइल को कैरी करने में भी कैपेबल है, कई सारे वेपन सिस्टम से ये लेस है। तो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में, फिर हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे और बाकी सेशन हम कल डिस्कस करेंगे। इंडिया का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1। इसको रिसेंटली पहुंचा दिया गया है स्पेस पोर्ट इन द श्रीहरिकोटा, और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि इस साल तक इसको लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 को। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब NPCI के बारे में बात हो रही है। NPCI ने इंट्रोड्यूस किया है थर्ड एडिशन ऑफ UPI सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम है UPI चलेगा। तो UPI चलेगा किसने लॉन्च किया है? तो ये 3rd नंबर का एडिशन है UPI की सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए, और ये कैंपेन लॉन्च किया है बाय NPCI। नेक्स्ट है, जैसे कि हमारी कंट्री में आधार एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड हम तैयार करते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से, रेटिना को स्कैन करके, वैसे ही श्रीलंका भी एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए इंडिया ने 45 करोड़ रुपीस श्रीलंका को दिए हैं। तो इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 45 करोड़ रुपीस इन एडवांस टू द श्रीलंका टू फंड इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट WHO की मदद से होगा कहाँ पर? इंडिया में, गुजरात, गांधीनगर में 17 से 18 अगस्त में। तो 17 से 18 अगस्त के बीच में गांधीनगर गुजरात में पहली बार ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट को होस्ट करेगा भारत विद द हेल्प ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डन। अब देखो, मैंने आपको कल का जो सेशन था, कल का जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको एशियन हॉकी कप के बारे में बताया था, याद आया? एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में बताया था। फाइनल मैच जो है वो इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी, और इंडिया इस मैच को जीत गई है। ये इंडिया चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद जो FIH रैंकिंग होती है, उसमें इंडिया की हॉकी टीम की जो रैंकिंग है वो 3rd पोजीशन पे आ गई है। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम की जो पोजीशन है वो 3rd नंबर पे आ गई है इन द लेटेस्ट FIH रैंकिंग, क्योंकि रिसेंटली एशियन चैंपियन हॉकी टूर्नामेंट भारत ने जीता है। 1st नंबर पे है नीदरलैंड की टीम, और 2nd नंबर पे है बेल्जियम की टीम, 3rd नंबर पे भारत की टीम की रैंकिंग है।
नेक्स्ट है, नेपाल में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर। तो इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज सेंटर कहाँ पे तैयार हो रहा है? नेपाल में हो रहा है। प्रॉपर इसमें लुम्बिनी में भूमि पूजन वगैरह की गई बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है। ओके, सो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, Which Indian player finished as runner-up at the Australian Open बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में रनर अप कौन रहा है? लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणॉय, के श्रीकांत एंड चिराग शेट्टी, ये सभी बैडमिंटन प्लेयर है। ओके, तो इनमें से आपको एक नाम बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली 75 एंडेमिक वर्ड्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट को पब्लिश किया था? मैंने इसके बारे में आपको बताया था। नीति आयोग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूएनईपी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई भी वहीं पे कर दूंगी। ओके, सो बाकी सारी बातें हम करेंगे कल के वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।